यानी बच्चों एम मास, हाइट एच पे होता रखा हुआ ब्लॉक ऐसा, तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास क्या 3 kg था बेटा, और क्या दिया था एरिया 10⁻⁻4। देखो जो कल आपको बताया था, यहाँ आपको निकालना क्या था बेटा, डेल्टा एल, स्ट्रेस टेंशन सब निकालना था। स्ट्रेस क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेस आएगा बेटा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कौन सा आएगा, टेंशन, टेंशन डिवाइड बाय एरिया। टेंशन क्या आएगा बेटा mg। एरिया आप जानते हो, आंसर आएगा 3 × 10⁵ ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे बच्चों यदि आपने निकाला स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या आ गया था बच्चों आपका, था स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, या बच्चों वाई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस आपको रोक दे आ जाएगा आपका स्ट्रेन। वाई की वैल्यू क्या बच्चों आपके पास 2 × बच्चों वाई क्या था बेटा आपका, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगी वाई, देखो बेटा स्ट्रेन क्या आ जाएगी, स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई है ना। इतना बड़ा डाटा आने लगा, इतना बड़ा थोड़ी था। स्ट्रेस क्या 3 × 10⁵, और ये क्या बेटा 2 × 10⁻11। सोल्व करेंगे ऊपर जाएगा, ये आ गया 1.5 और ये आ जाएगा 10⁻⁻6। यूनिट लेस होता है बच्चों स्ट्रेन, आप जानते हो। ये स्ट्रेन आ गई तो फैलने पर कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, ये आप जानते हो, आपकी ये भी आ जाएगी। क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, एक क्वेश्चन ऐसा था बच्चों आपके पास, यहाँ पे 4 kg और बेटे यहाँ पे 3 kg था। बच्चों सबसे पहले फटाफट आप टेंशन निकाल दो। टेंशन कैसे आएगी सर, एक्सेलरेशन आ जाएगा 40 - 30 डिवाइड बाई 7, 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन आएगा तो सर 40 - t इक्वल टू 4 × ये मैंने कैसे लिखा पता चला बच्चा आपने, ये डाटा मैंने किस टाइप से लिखा आप जान पा रहे हो, एनएलएम में सिखा रहा बच्चा ऐसा ना। तो t कहाँ आ जाएगा 40 - 40 डिवाइड बाई 7, यह आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 7। मेरे ख्याल सही लिखा, आप चेक कर लो। मल्टीप्लाई हुआ तो 280, 280 - 40 माने 240 आ जाएगा। टेंशन आ गई तो बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैंने क्या बोला, स्ट्रेस जैसा ही होता तो टेंशन डिवाइड बाई एरिया। स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या थी 2 × 10⁻11 दी होगी यहाँ भी है ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या थी बेटा 2 × 10⁻11, यही है ना। तो टेंशन डिवाइड बाई πr² इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा टेंशन डिवाइड बाई 2 × 10⁻11 इंटू पाई अंडर द रूट, जो भी आना आपका आंसर आएगा सही है, मीटर में आएगा। बनाओ शाबाश। इसके 4-5 क्वेश्चन आज और करेंगे, आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। 2 ही क्वेश्चन और इसके कराऊंगा बेटा, एक इसी टाइप का, एक थोड़ा सा अलग, फिर बल्क वाले भी करेंगे। सीयर वाला क्वेश्चन करना आसान होता, सिंपल, आपको थीटा निकालना, थीटा आप रेडियन में वहाँ लिखना पड़ता, आपको ध्यान होगा। बना बच्चा आपने बेटा, इस पोर्शन हो गया ना, जैसे फ्लूइड की है, आपकी एसएचएम की है, वेव की है, इलेक्ट्रो की है, करंट, इसकी आप कॉपी अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ट्राई मारने की जरूरत है, कहीं प्रीवियस कर लेना बस सही है। और जो आपका वेटेज जैसा कम है ना, बहुत डिवाइडेड सा पोर्शन, जैसे इसमें 4 पोर्शन बनेंगे बेटा। आपका एक सॉलिड वाला बन गया, फिर में फ्लूइड स्टैटिक है, डायनेमिक्स है, फिर सरफेस, बहुत लंबा सा चैप्टर होता है, सवाल इससे 2 आएंगे। तो आपको जो कॉपी वाला उस पर ध्यान देना, प्रीवियस लगाना बस, वो टाइम खराब नहीं करना आपको ज़्यादा। ग्रेविटेशन में आप चाहो तो एक्सरसाइज और भी कर सकते हो, रोटेशन में आप प्रैक्टिस और कर सकते हो कि छोटा टॉपिक कंपैरेटिवली और सवाल ज़्यादा आते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और बेटा, ये भी आप बना पाओगे, आसान ही है बच्चों। 2 वायर में बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, इसके ऊपर सिंगल स्टार लगाया। 3 और 4 दोनों अच्छे सवाल है बेटा, ये आसान है। हमने लिखा बच्चों यहाँ पे आपके पास 2 kg मास है और यहाँ पे बच्चों आपके पास 3 kg मास है। ये वाली वायर जो है बच्चों स्टील की है, ऊपर वाली जो है बेटा कॉपर की है। दो आपको डाटा दे रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कैरियर ऐसा ही करूँगा बच्चों। जो आपका स्टील का वाई है वो ले लिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों जो आपका स्टील का एरिया है बेटा, एरिया आपका ले लिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बच्चों ऐसा डाटा मैं ले चुका हूँ पहले, वही दोबारा। कॉपर नया था बच्चों, कॉपर का मैंने ले लिया 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया यहाँ ले लिया बेटा कॉपर का आपका 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। वाई और ए आपको दिया हुआ है। एल भी बच्चों अलग अलग ले लेता हूँ बेटा। स्टील का 1 मीटर ले लेते हैं,
चलो इसका भी सरल करने के लिए कॉपर का भी आप 1 मीटर ले लो। आपको बताना बच्चों एक्सटेंशन कितना कितना होगा, ऊपर वाले वायर में क्या होगा, स्टील में कितना होगा, ऐसा निकालना आपको। ये आपका स्टील का है। अच्छे से बात सुनना, क्वेश्चन आप बना पाओगे बच्चों। चाहे आपसे स्ट्रेस पूछे चाहे स्ट्रेन पूछे, किसी में भी ये पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसी का एक्चुअली जोड़ा हुआ पोर्शन है। ऐसी चीज मैं आपको करवा चुका था सर। हमें क्या निकालना पड़ा था, टेंशन निकालना पड़ा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। टेंशन आने के बाद तो डिवाइड बाय एरिया से आंसर आ गया था, और डिवाइड बाय एरिया आ गया था बच्चों, फिर स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस से स्ट्रेन निकालना भी कोई दिक्कत नहीं, और वहां से डेल्टा एल निकालना भी। और टेंशन बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा बता रहा, किसी भी पॉइंट में आपको टेंशन निकालनी है, उस पॉइंट से नीचे का वेट ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही है क्या? जैसे बच्चों में यहाँ निकालते हैं स्टील के लिए, स्टील की टेंशन क्या आ जाएगी बच्चों, स्टील की टेंशन आ जाए सिंपल 30 न्यूटन। यदि ये आ गई तो बच्चों उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस निकालना स्टील के अंदर कितनी आ जाएगी बेटा सर, टेंशन डिवाइड बाय एरिया, तो 30 डिवाइड बाय स्टील का एरिया कितना बेटा 10 पावर -4। ये जैसा भी आना होगा बच्चों आप सोल्व कर लेना आगे। स्ट्रेस आ गया तो बच्चों स्ट्रेन कैसे आ जाएगी बेटा, स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई। यदि आ गया तो डेल्टा एल भी आपका आ जाएगा। नंबर 2 वाला पार्ट आप देखो, यदि बच्चा कॉपर का बोलता तो कॉपर में अपने को टेंशन देखना था। टेंशन कॉपर में कैसे निकालेंगे सर, टेंशन देख लो, कॉपर वाली वायर से नीचे कितना वेट है 50, फिर आप वही सोल्व कर देते जैसे पहले किया था सर। यदि स्ट्रेस पूछेगा तो कॉपर की टेंशन डिवाइड बाई कॉपर का एरिया, 50 डिवाइड बाई कॉपर का एरिया क्या दिया बच्चों हमने 2 × 10 पावर -4, तो आ जाएगा बेटा 2.5 × 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपके पास स्ट्रेस आ गई, फिर बच्चों आपकी स्ट्रेन आना कोई दिक्कत नहीं, वही आपकी स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई, ये आ जाएगा बच्चों आपको डेल्टा भी आएगा। सही है क्या? अरे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको दिमाग में ऐसा नहीं जाना चाहिए ऐसा होगा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन निकालना पहले से जानते हो, बस जिस वायर का डिस्कशन किया बेटा उसी का एरिया लेना है, उसी का आपको लेंथ लेना है, बना बस। और यहाँ ये तो नहीं सोचोगे आप डेल्टा एल बाई एल जब आप लोगे तो लेंथ टोटल लेनी है क्या ना, किसकी हम डिस्कशन करना, कॉपर का या स्टील का तो स्टील की लेंगे, कॉपर है तो कॉपर की लेंगे बस। सिंगल स्टार मार्क किया हुआ इसके ऊपर आपने, बना बच्चा आपने। ऐसे ही पहले वाला ये बेटा एक सिंपल 2 आपको बना के दिखाया कि 2 भी होता कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो 4 वाला करेंगे उसके ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे बच्चों। पीएमटी डबल स्टार नहीं बोल रहा मैं, डबल स्टार बोल रहा हूँ। अब रिवीजन में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जो मैं 5th वाला 6th वाला कराऊंगा वो डबल स्टार पीएमटी में आएंगे, ये सिंगल स्टार था। क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखो बच्चों। बच्चों एक मासलेस रोड है, जैसे अपना ये पेन होता है, इसको मैं अलग अलग 2 वायर से ऊपर लटकाऊंगा, ऐसे ही कॉपर और स्टील लूंगा, ऐसे 2 वायर से ऊपर लटकाएंगे। इस मासलेस रोड पे कुछ मास m आपको नीचे हैंग करना है। कहाँ हैंग करूं, कैसे कंडीशन में बताऊं, कहाँ हैंग करूं कि दोनों वायर में बराबर स्ट्रेस हो, एक कंडीशन, या कहाँ हैंग करूं कि दोनों वायर में आपके पास सेम स्ट्रेन हो। अलग अलग 2 पार्ट हम बनाए। देखो एक बार, ये मासलेस रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर, डबल स्टार मार्क करो बेटा ना। A massless rod of length 2 meter is hanging by using 2 wires. Is hanging by using 2 wires of copper and steel as shown in figure. A block of mass m a block of mass m is to be hanged on massless rod a block of mass m is to be hanged on massless rod such that part number 1 part 2 number 2 बनाना बेटा। Such that part number 1, if stress in both wires is equal, number 2 आप बना बेटा, if strain in both wires is equal। बच्चों डाटा जानबूझ कैसे ही मन लिखा है, देखो आपको कहाँ एक मासलेस रोड है, कोई मास नहीं, 2 मीटर लंबाई ऐसा है, 2 वायर कॉपर और स्टील से आपकी लटकी हुई है। उन्हें बोला
कहीं एक पता नहीं कहाँ आपको लटकाना, कहीं एक मास m आप नीचे ऐसे हैंग करो, कोई कैपिटल m मास का ब्लॉक आप ऐसे लटका दो। किस लोकेशन पे लटकाना, मान लो बेटा मैंने यहाँ से x दूरी पर लटकाया है, स्टील से x दूरी पर लटकाया है। अब कुछ ऐसी जगह पे लटकाओ कि पहली कंडीशन आपको ऐसी कि स्ट्रेस बराबर है, आप लोकेशन निकाल लो। दोबारा बोलो बेटा स्ट्रेन बराबर, आप लोकेशन निकाल। देखो पहले वाला कंडीशन आपको बताता हूँ, व्हेन स्ट्रेस इज सेम, पहला आप समझ जाओगे, दूसरा अपने आप निकाल लो बेटा। स्ट्रेस सेम है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताओ बच्चों, इन दोनों के अंदर टेंशन बराबर होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? सर हमें नहीं पता, जब तक हम लोकेशन नहीं जानते ये बीच में कि कहीं और है तो मुझे टेंशन अलग अलग माननी पड़ेगी। चलो दोबारा रिमाइंड कराता हूँ। रोटेशन में एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जहाँ बच्चों आपके पास ऐसा मैंने बीच में मास लटका रखा था और यहाँ T1 और T2 हमने टॉर्क वगैरह निकाला था। बच्चों ये बिल्कुल बीच में था, T और T बराबर आते हैं, अलग अलग है तो कुछ अलग कहानी होती। तो मैं नहीं जानता बच्चों ये मास M कहाँ लटका हुआ, तो इसलिए मैं इसमें सेम टेंशन नहीं मान सकता। इसलिए बच्चों मैं स्टील वाले को T1 और बच्चों आपको कॉपर वाले को T2 मैंने मान लिया है। सही है क्या? अब देखो बच्चों पहली कंडीशन क्या बोला सर, स्ट्रेस इक्वल है। स्ट्रेस इक्वल है तो आप कर दो, पहले स्ट्रेस को इक्वल कैसे करेंगे सर? इसमें स्ट्रेस क्या आएगी, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। इसमें स्ट्रेस क्या आएगी बेटा, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो ऐसा लिख देता हूं मैं, T1 डिवाइड बाई स्टील का एरिया क्या बेटा 10 पावर माइनस 4। इसमें क्या बच्चों T2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। हमने वही बोला बच्चों, तो आपने टी पावर माइनस, आप क्या करो 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा 2T1 इक्वल टू T2। एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आ गई। पहले मैंने क्या किया, टेंशन में रिलेशन बना लिया, बस अब मेरा काम आसान है। अब कैसा काम आसान है बच्चों, जब भी आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है अब क्या करते हैं, सिंपल सर फोर्स बैलेंस कर लो और टॉर्क, इसमें ऐसे ही काम बन जाएगा, फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। टॉर्क आपकी मर्जी कहीं से बना लो बेटा, क्योंकि मेरे पास T1 और T2 का रिलेशन है, मैं यहीं से टॉर्क निकाल देता हूँ। क्या मैंने देखना बेटा, T1 क्या आएगी सर T1 इंटू में x, सही बनाया क्या सर? यहाँ इसके अबाउट क्या आएगा T1 इंटू में x, इसका क्या आ जाएगा बच्चों T2 आपका 2 माइनस x, सही लिखा गया बच्चों। T1 और T2 आपके पास पहले एक रिलेशन दिया हुआ है, आप रिप्लेस कर लो बेटा, तो T1 को ऐसा ही रख लो T1 इंटू एक्स और T2 को लिख दिया बेटा 2T1 2 माइनस एक्स। देखो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 3x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बात समझ में आई क्या? इसी बात को दोबारा देखो, यदि मुझे बोलता बच्चों पार्ट नंबर 2 में आपका स्ट्रेन बराबर, मैं क्या करता सर, स्ट्रेन आप ले लो किसका किसका, एक ले लो सर कॉपर का और एक स्ट्रेन आप ले लो सर किसका, यहां स्टील का। सही है क्या सर? स्ट्रेन में आप डेल्टा एल निकालना पड़ता, डेल्टा एल हम जानते ही नहीं अभी, तो स्ट्रेन का कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है बच्चों, डेल्टा एल वाला आप जानते नहीं, होता तो यही था, होता तो ये था बेटा, ये तो मैं जानता हूं लेकिन डेल्टा एल नहीं जानते, सोल्व नहीं कर सकते। तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला कौन सा बना था, y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या आ गई थी बच्चों आपकी, स्ट्रेस डिवाइड बाई y। सही है क्या? ऐसा यहां भी क्या लिखा बेटा मैं, स्ट्रेस डिवाइड बाई y। बच्चों ये बात आप समझ पा रहे हो, मैं डेल्टा एल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाया, डेल्टा एल मेरे पास है नहीं बेटा, इसलिए मुझे इक्वल करना चलेगा। स्ट्रेस क्या था T1, स्ट्रेस में क्या था बेटा, कॉपर में क्या माना था आपने, कॉपर में माना T2, तो आपने ले लिया बच्चों यहाँ पे T2 डिवाइड बाई A और ये y किसका, कॉपर का, और यहाँ भी क्या बेटा T1 डिवाइड बाई A और डिवाइड बाई आ गया स्टील का। बच्चों वैल्यू पुट करना बस, कॉपर का T2 हमने क्या एरिया क्या बना था कॉपर का 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और y क्या था बच्चों आपका, y था बेटा यहाँ पे कॉपर का, देख लेना क्या लिखा था 10 पावर 11 लिया होगा, 10 पावर 11, कॉपर क्या था 10 पावर 11, दैट इज इक्वल टू T1, इसकी एरिया क्या था बेटा आपका 10 पावर माइनस 4 और ये क्या था 2 इंटू 10 पावर 11। बच्चों इसको देख लो, अब कैंसिल हो जाएगा सारा, फिर डिवाइड डिवाइड वन सब कैंसिल ही है, तो T1 इक्वल टू T2 आ गया। अब तो मैं सीधा बिना निकाले ही बता सकता हूँ, दोनों बराबर टेंशन है, कहाँ आएगा, लोड बीच में आएगा। फिर भी आप टॉर्क से निकालना चाहते से निकालता बेटा मैं, T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 2 माइनस एक्स, दोनों बराबर है, कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। सही है क्या? एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये एक बढ़िया सवाल है, शायद आपने देखा होगा, पता नहीं देखा, ये मैंने इक्विलिब्रियम को साथ में सॉलिड वाले पे जोड़ा, इलास्टिसिटी पे जोड़ा है। ये पहले एक बार जो कंडीशन थी उससे एक रिलेशन बना लिया, टॉर्क बनाया, सीधा आंसर आ गया। अगले वाले में बच्चों जब रिलेशन बनाने के आपका टाइम आया तो आप डेल्टा एल बाई एल लेना चाहते हैं, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यू ही नहीं थी, तो मजबूरी मुझे स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई पे आना पड़ा। फिर यहाँ से एक रिलेशन बना, सर दोनों बराबर हैं, आगे सोल्व करने की भी रिक्वायरमेंट थी, दोनों टेंशन बराबर, इसका मतलब कहाँ मास कहाँ होगा, बीच में होगा। बनाओ शाबाश, डबल स्टार आप पे मार्क किया इस पे, लेकिन PMT नहीं लिखा। नेक्स्ट वाले 2 सवाल आएंगे PMT।
बच्चों इस टाइप के सवाल है बेटा जो हमने देखा तो ये आराम से बन जाता, सरल लगता है, नहीं तो पर हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए। बना बच्चों, थोड़ा सवालों में आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि समझाने में आराम से टाइम लगे। बना बच्चों आपने, चाहो तो मेंशन कर लेना है साइड में आप, तो डेल्टा एल बाई एल नहीं लग पाएगा क्योंकि डेल्टा एल नहीं दिया हुआ है ना। बाद में लगा सर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिया। बल्क मॉडल्स के 2 क्वेश्चन और आपको कराता हूँ साथ में, थोड़ा सा और अंदाजा लगेगा आपको। पहला भी कुछ सरल बेटा, लेकिन डबल स्टार पीएमटी है सवाल, पीएमटी में पूछा जाए तो बहुत आसान और बहुत अच्छा सवाल है, दोनों ही डबल स्टार पीएमटी में आएंगे। देखो क्वेश्चन आप बच्चों, बल्क मॉडल्स आपको याद है बेटा, गैस लिक्विड या सॉलिड सबके लिए डिफाइंड है। बच्चों जी जो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी था और यंग्स मॉडल्स वो सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड था बेटा। सॉलिड में भी आपको वहाँ पर सीधा बोला था इनफाइनाइट होता है, आपका रिजिड के लिए अब आप समझ सकते हो क्योंकि वाई के आपको डिवाइड बाई स्ट्रेन में डेल्टा एल नीचे आया है। रिजिड माने तो नो डिफॉर्मेशन में डेल्टा एल की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो डेल्टा एल 0 तो इसलिए वाई आपका इनफाइनाइट आया होगा। सॉलिड के लिए कुछ भी हो सकता है, रिजिड सॉलिड के लिए इनफाइनाइट है, गैस और लिक्विड के लिए 0 होता है। आपको मैंने ऐसा बच्चे बचा था। बल्क मॉडल से क्वेश्चन देखते देखें, डबल स्टार पीएमटी आसान सवाल, बिल्कुल बढ़िया और आसान, एक लाइन का सवाल। स्फीयर इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर P, स्फीयर is under constant pressure P having bulk modulus equal to K, capital K बेटा, having bulk modulus equal to capital K, find out fractional change in number 1 volume of solid, fractional change in number 1 volume of sphere, number 2 radius of a sphere, number 3 लेना चाहो तो डेंसिटी लिख सकते हो, लेकिन डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम होता है, आपको बता रखा चेंज में। नंबर 3 अब लेना चाहो तो बेटा अब डेंसिटी ले सकते हो, लेकिन उसका सोल्व करने की जरूरत नहीं, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम है, जैसा वॉल्यूम का परिवर्तन है ऐसा ही डेंसिटी का बस माइनस साइन के साथ होता है। देखो एक बार बच्चों, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, K डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V माइनस साइन, ऐसा ही रहता, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाया था। हमेशा कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम कम होता है। इसने बोला फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, आप बताओ फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है बेटा, सर डेल्टा V बाई V आप बता दो, और P डिवाइड बाई K यही आंसर भी है। सर माइनस P बाई K आएगा क्या, माइनस लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ऑप्शन में P बाई K है तो P बाई K ही आपको देना है। फ्रैक्शनल चेंज है तो भाई डेल्टा V बाई V होता, आप जाने होंगे। बच्चों कैसा लिख सकता हूँ क्या, V को स्फीयर है तो स्फीयर में बेटा वॉल्यूम क्या होती थी, आपको याद है, तो वॉल्यूम होती थी 4/3 पाई आर क्यूब, और वी कैन राइट एज डी वी बाई वी, डिफरेंशिएट किया था ऐसा कुछ लिखता हूँ क्या, प्रोपोर्शनल टू 3dr डिवाइड बाई आर, ऐसा लिख दूँ क्या बच्चों। अरे ऐसा कब लिखते थे तुम नहीं जान पाओगे, एरर और डायमेंशन में ऐसा लिखते थे, यदि ऐसा कुछ है वी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, और परसेंटेज वी लिखने का मतलब यही तो होता था बेटा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, वही तो होता था। सर ये आप लेस देन 5% वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों लगा रहे हो, मैं इसलिए लगा रहा हूँ बेटा क्योंकि सॉलिड में चेंज जितना भी आपने देखा तो वो तो 1% भी नहीं हो पाता है, सॉलिड में चेंज लेस देन 5% कोई दिक्कत, सिंपल आपका लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डेल्टा आर बाई आर 3 टाइम्स आएगा P बाई के, और डेल्टा आर बाई आर वी कैन राइट एज P डिवाइड बाई 3K। अरे सवाल बहुत सरल लगा भी बनने के बाद, ऑप्शन ऐसा था P बाई के बाई P बाई 3K बाई P, उधर लगता पता नहीं कैसे आएगा, जबकि एक लाइन का सवाल है, K का फॉर्मूला है, डेल्टा V बाई V को वहाँ लगे तो P बाई के आंसर आ गया। पर आप कभी फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में वही डेंसिटी में साइन उल्टा होता है, प्लस माइनस के साथ पूछा ध्यान देना, अदरवाइज सेम आंसर आएगा P बाई के। सही है क्या, आपको सोल्व करना, आप किलो पास्कल में मुझे प्रेशर बताना, इस बार मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। डबल स्टार पीएमटी बेटा ये है ना, ये सीधा फंसेगा सवाल जब भी आपको आएगा ना, बहुत डायरेक्ट सवाल आएगा ये। बल्क मॉडल्स बच्चों उसी का सवाल बनता है, वो आपको उसमें लिखवाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोथर्मल में बल्क मॉडल्स प्रेशर के बराबर होता है, एडियाबैटिक में गामा इंटू पी के बराबर होता है, याद है क्या। कंप्रेसिबिलिटी वहाँ बताता है बेटे, बल्क मॉडल्स के इनवर्स होती है 1/P या 1 डिवाइड बाई गामा इंटू पी, आपको समझा रखा। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड आउट प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉलिड, फाइंड आउट प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉलिड इफ percentage increase in its volume is, परसेंटेज इंक्रीज, बच्चों अब डिक्रीज बोल सकता है, इंक्रीज में जानबूझ इंक्रीज बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना, फॉर्मूला वही लगेगा।
if percentage increase in its volume is 0.01% and bulk modulus is 0.01% and bulk modulus is सामने लिखा बेटा 2100 मेगा पास्कल। आपको आंसर मुझे किलो पास्कल में देना बेटा, प्रेशर आपको बताना किलो पास्कल में देना। 2100 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 पावर 6 है ना, 2100 मेगा पास्कल। बनाओ शाबाश। किसी भी चीज़ को परसेंटेज लिखने का तरीका आप जानते होगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इसकी वैल्यू 0.01 दिया हुआ है ना। मैं आपको बोला था कि आप ऐसे याद मत करना सर डिवाइड बाई 100 कर लूँ गुणा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको परसेंटेज लिखने का तरीका है डेल्टा वी बाई वी या डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, इसको 0.01 दिया। अब जो फॉर्मूला आप जानते हो लिखो सर, फॉर्मूला था बल्क मॉडुलस पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। बच्चों इस साइड चला जाएगा आपका पी आ जाएगा क्या, के इंटू डेल्टा वी बाई वी। सर माइनस नहीं लेना का, नहीं लेना बेटा, सिंपल मैग्नीट्यूड पूछता है। के की वैल्यू क्या बच्चों अपने पास, चलो अच्छा ही बच्चों अपने पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू दिया का नहीं दिया। सर मेरे पास तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू है। तो एक काम कर लो बेटे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100 कर लो। इस वाली पूरी टर्म की वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों, सर के की वैल्यू 2100 इंटू 10 पावर 6, इसकी पूरी वैल्यू बच्चों 0.01 और डिवाइड बाई 100। बच्चों आपको देखो क्या बनेगा सर, 10 पावर -2 है, ये भी ऊपर चला जाएगा 2100 10 पावर 6 और ये 10 पावर -4। सोल्व करेंगे तो 2100 इंटू 10 पावर 2। सर किलो पास्कल में देना तो एक काम करो, 0 यहाँ से ले लो और आ जाएगा 10 पावर 3 या 210 किलो पास्कल। सही है क्या बच्चों? ये भी डबल स्टार पीएमटी। बल्क मॉडल्स वाले क्वेश्चन में आप हमेशा अटकोगे। आप बच्चों यंग्स मॉडल्स वाले में नहीं अटकते क्योंकि वो आपके फैमिली है, वो चीज़ बार बार सुनते हो, समझे क्या? बल्क मॉडल्स हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वहां भी आपको ध्यान दिलाया था, वहां भी स्टार लगाया था मैंने, जहां पे आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक के ऊपर सिंगल स्टार, पूरे प्रोसेस के ऊपर एक के ऊपर डबल स्टार। यहां भी दोबारा आपको ध्यान से बताया कि बल्क मॉडल का सवाल जब भी आएगा आप उसमें अटकोगे, यंग मॉडल्स वाला बच्चा बना लेता है, उसको ध्यान रहता है, समझे क्या? सर सीयर वाले में कोई दिक्कत नहीं, वो थीटा निकालना है, चेंज बता देगा और लेंथ देगा तो आप थीटा निकालो, 10 थीटा वही आंसर। थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, आपको याद है क्या जब भी रोड होता था, रोड की पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे लेता था, सेंटर ऑफ मास से आप ले लो। अरे जो आपका रोड यदि एम हाइट पे, एम सुनते रहे ना बात को, यदि बच्चों एम मास हाइट एच पे होता रखा हुआ ब्लॉक ऐसा, तो क्या होती पोटेंशियल एनर्जी mgh। यदि रोड का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एम मास है और एच लंबाई की रोड है, क्या आंसर आता है mgh डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि सर सेंटर ऑफ मास पे लेके चलते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन ये बना है बच्चों आपने, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अच्छे सुनना बच्चों, ये पैरेलल बनाना आपको दोनों को। ये मैं बात कर रहा हूं इन लोग या एक्सटेंशन की, अरे टॉपिक नहीं है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूं, आप जान चुके हैं। चलो एक्सटेंशन इन वायर बच्चों, यदि अपने पास कोई मासलेस वायर है, सुनना बेटे एक बार, मासलेस वायर है और उसके नीचे यहाँ एम मास आपने बांधा हुआ, जैसे हमने अब तक सवाल किए हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या आएगी सर? एक्सटेंशन आती है, यंग मॉडुलस था आपका एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ऐसे ही था क्या सर? डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल वाई इंटू ए, या सिंपल लिख दूंगा सर एम जी एल वाई ए। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा सवाल तो मैं कर चुका, ऐसा सवाल आपको मैं करवा दिया पहले, 1-2 सवाल वही थे। यदि कोई बोलता सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट माने बच्चों अब अपने पास जो वायर है वो मोटी वायर है, इस वायर का ही मास m है और लंबाई l है, रोप जैसी चीज है। अभी बच्चों क्या बोला मैं नीचे, पहले मास m लटका था, अब क्या बोला जाए? अब सीधा बोला बच्चों इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, जब ऐसे याद कर लो, m ब्लॉक जितना होता है ना उसका हाफ आ जाए, ऐसे कैसे आया होगा? वही कहानी फिर आ जाएगी। चाहूँ तो बच्चा मैं इंटीग्रेशन से कर दूं, जरूरत नहीं है। इसको मैं कैसे बताऊंगा सर? सेंटर ऑफ मास पे मान लो तो लेंथ l की बजाय कितनी लेंथ का इफेक्ट आएगा? l/2 का। तो सिंपल मैं इसको लिखता हूँ बच्चों, एक्सटेंशन फिर ऐसे ही करूंगा मैं सर, आपके पास आएगा y इज टू एफ डिवाइड बाई ए, और आपका क्या आएगा बच्चों यहाँ एफ डिवाइड बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास पे लेना तो डेल्टा एल क्या जाएगा बेटा? एफ एल वाई इंटू ए डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 आपको लेना पड़ेगा, चाहे बच्चों एफ बाई 2 आप मान लो, चाहे सेंटर ऑफ मास से लेना बेटा मैं l/2, आप कैसे भी सोच लो, आंसर आ जाएगा इसका mgl 2y। सही है क्या? ध्यान क्या दिया? सेल्फ वेट से जो एक्सटेंशन, ये इस सवाल में अब कंफर्टेबल होना चाहिए, पहले 2-3 सवाल मैंने यही कराए थे। या क्या था? हाँ था सर,
यदि कोई मुझे बोल दे 10 मीटर की वायर है, उसका खुद का मास बस 5 किलो है, फिर कितना एक्सटेंशन आएगा? तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले का जैसा ब्लॉक जैसा मान के सोल्व कर लो उसका आधा। सर यदि ये वायर भी होती है ये भी होता, कोई दिक्कत नहीं, इसके कारण पूरा, इसके कारण आधा। और ये 10 किलो होता, ये भी 10 किलो, तो मैं क्या मान लेता, कितना मास है, 10 और 5 15। पता नहीं यार तुम पकड़ पा रहे हो। ये चीज मैं करवा चुका हूँ बच्चों आपको, पोटेंशियल एनर्जी रोड में ऐसा करवा चुका हूँ। बनाओ शाबाश। ये टॉपिक में ऊपर बनाना चाहते, एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट। बच्चों उन चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, डक्टाइल, ब्रिटल, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ हिंट मैंने बताया था बच्चों, स्ट्रेंथ और हार्डनेस एक जैसी चीज़ें होती, बल्कि बिल्कुल उल्टी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंथ और हार्डनेस एक जैसी चीज़ नहीं होती, बल्कि बिल्कुल उल्टी चीज़ें होती हैं। और बच्चों यहाँ से आपको डक्टाइल, ब्रिटल उनके बारे में पता चलेगा, कैसा कार्य बनता है उसके बारे में पता चलेगा। बना बच्चों आपने, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर, ब्रैकेट में सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर, ब्रैकेट में डायरेक्ट सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जैसा ही होता है बेटा, स्प्रिंग जैसे बढ़ता है इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसमें भी ऐसा ही है। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर, ब्रैकेट में सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जैसा होता है बच्चों, इसमें भी मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। सिंपल ये वही ऑन वेट वाली कहानी है। यदि अपने पास कोई ऐसी वायर है, इसको आप खींचते हो, चाहे बच्चों वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल कैसे भी लो, एक्सटर्नल फोर्स आप खींच रहे हो, चाहे बच्चों इसको हॉरिजॉन्टल में आप सीख लो, इसमें आपको कन्फ्यूजन सा हो। यदि ऐसी कोई वायर है बेटा, इसको आप खींचोगे, कुछ एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी? सर मैं मान लेता हूँ सर एक्स जो है यहाँ, एक्स जो इसमें एक्सटेंशन आ गई, एक्स जो है एक्सटेंशन आ गई, मैं लिख भी बेटा सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ मैं लिखता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ कैसा कर लो बेटा, के एक्स को अलग कर लो और बच्चों एक्स को अलग कर लो, क्या बन जाएगा बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गया बच्चों, के एक्स क्या था, फोर्स, तो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स, सीधा याद करना है, हाफ इंटू लोड इंटू आपका इनलोगेशन या एक्सटेंशन। अरे प्रूफ है इसका भी, लेकिन मैं सीधा बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, स्प्रिंग में है। स्प्रिंग में क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स को अलग किया, एक्स का के एक्स किसके बराबर होता था स्प्रिंग में भी, सर जो आपने फोर्स लाया उसके बराबर, तो इसको एफ इंटू एक्स किया। और अच्छे सुनो बच्चों, यदि आपको कोई इसको अलग अलग फॉर्मूले बनाऊंगा बेटा मैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता था बेटा हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोला था एक्स, मैंने बोला हुआ है, आपने लिखा बेटा फोर्स इंटू एक्सटेंशन। बच्चों थोड़ा सा एक फॉर्मूला तो यही आ गया डायरेक्ट, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। जो बच्चों एक्चुअली ये ऐसा एफ इंटू एक्स की फॉर्म में क्यों आया है, जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं बेटा, जो अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जैसे खींच के तोड़ दिया, ये क्या हो गया, वो एक्चुअली पहली बात वो ग्राफ एफ और एक्स का ही होता है, इसलिए एफ एक्स की फॉर्म में ये आंसर आता है। थोड़ी देर में अच्छा पता चलेगा। सर मैं एफ एक्स की फॉर्म में नहीं जानना चाहता, आप एक काम करो, इसके डिवाइड बाई एरिया और लेंथ करो, यहाँ गुणा कर लो, क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका एफ बाई ए और ये एक्स बाई एल। सर ये एफ बाई ए होता था स्ट्रेस, और बच्चों एक्सटेंशन डिवाइड बाई एल होता था स्ट्रेन। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्या आ जाएगा बच्चों, ये फिर फॉर्मूला बन गया सर इलास्टिक पोटेंशियल। 6 फॉर्मूले बनाऊंगा, लेकिन आपको एक ध्यान देना है, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, वो आपका आंसर है। डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ के इस फॉर्म में बन गया। सर चाहो तो और भी कन्वर्जन हो जाएगा, कि हाँ हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लो सर, चाहो तो स्ट्रेस को आप हटा लो, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन क्या था बेटा आपका y, तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन, तो ऐसा इधर y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, वॉल्यूम आ जाएगा। चाहो तो बच्चों एक काम कर लो, स्ट्रेस को तो आप रख लो, और स्ट्रेन क्या आया था बच्चों आपको, स्ट्रेस डिवाइड बाई y। अरे कोई अलग कोई खास बात थोड़ी, जैसा सवाल होगा उस फॉर्म में ही हम स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई y इंटू वॉल्यूम। बच्चों एक टर्म और बन जाती है यहाँ एनर्जी डेंसिटी, एक टर्म और बन जाती है बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। सर वही सारे फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चाहो तो बच्चों अगले दो भी लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला सिर्फ कहाँ से बना दिया हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग वाली याद थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ अलग किया, के एक्स को फोर्स दिया, एक्स को एक्स, बस यहाँ आपको ये वाला पता नहीं चाहिए बेटा जो नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ से वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोले कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। सही है क्या बेटा, बनाओ शाबाश। एक सवाल इस पे करके बताएंगे। अब ये मेंशन कर लें, सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग है ना, वो लिखा होगा आपने। ऐसे ही खड़ा हूँ तो पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ क्या होता था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स
बताओ, स्प्रिंग फोर्स का वर्क आपने पढ़ा था? पढ़ा था। हाफ के एक्स स्क्वायर था कि कुछ और था कि, ऐसा पूछ रहा हूं। स्प्रिंग फोर्स का वर्क आता बेटा माइनस हाफ, है ना, माइनस के साथ, वो याद करना था। स्प्रिंग फोर्स माइनस में क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी स्टोर इतना वर्क आपको करना पड़ता है। चलो ऐसे ही पूछ रहा हूं। क्या बच्चों इम्प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग में कैसा फ्रिक्शन होता था, स्टैटिक या काइनेटिक? इम्प्योर रोलिंग, प्योर नहीं है, कैसा फ्रिक्शन होता था? काइनेटिक। क्यों? या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे जाता था या पीछे, इसलिए काइनेटिक। क्या बच्चों वहां एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्योर रोलिंग में करते थे, है ना। प्योर रोलिंग फ्रिक्शन कैसा देखा था सर? टॉर्क के हिसाब से देखा, घटेगा या बढ़ेगा उसके हिसाब से, पता नहीं भाई। आपको फॉर्मूले वो याद भी करने थे। के स्क्वायर बाई आर की वैल्यू, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रिंग की 1, डिस्क की हाफ, सिलेंडर की हाफ, होलो है तो आपका 1, वो आपको याद होना चाहिए। स्फीयर की 2/5, 2/3। वी का फॉर्मूला √2gh होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा था बच्चों, यहाँ क्या बन गया था बेटा? जी साइन थीटा डिवाइड में 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पता नहीं, फ्रैक्शन के सवाल 3 जगह मैं करवा चुका हूँ। एक बार सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में कराया था, कितनी एनर्जी कितना फ्रैक्शन रोटेशन में जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की डिवाइड बाय टोटल, उत्तर आ गया। और डबल स्टार पीएमटी लर्न में भी लिखवाया था आपको, टोटल हीट का कितना हिस्सा वर्क में जाएगा, कितना हिस्सा आपका इंटरनल एनर्जी में जाएगा, याद होगा। यदि मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किया और गैस है अमोनिया, अमोनिया गैस माने कैसी है सर? पॉली एटॉमिक 4/3, इसका उल्टा 3/4 कहाँ जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। बचा हुआ 1/4 कहाँ जाएगा? वर्क में। भूल गए? अरे भूल गए क्या? पढ़ा करो उसको बेटा, पीछे लर्न को तो देख लिया करो। एक सवाल और लिखो। और एक मास्टर से पढ़ने का फायदा यही होता, पहले वाले को जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको जाकर देख लेना कम से कम, कि फ्रैक्शन में 3 जगह इकट्ठा किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करने वाले पे, और एक आपका रोटेशन में, रोलिंग में कितनी है रोटेशन आपकी, ट्रांसलेशन में कितनी एनर्जी है, ऐसे वाली कुछ देखो एक बार। फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलास्टिक वायर, find out energy density of an elastic wire if percentage change in its length is, if percentage change in its length is 0.01%, percentage change को अंडरलाइन करो बेटा, percentage change in its length is 0.01% and Young's modulus is, बच्चों सामने लिखा हुआ है, y is 2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी निकालना सर, हमें याद तो है नहीं सर, मैं जानता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती हाफ इंटू, बच्चों आप फॉर्मूला रट्टा मत मारना बेटा, मैं ऐसे ही करूँगा सर। एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी सर, हाफ इंटू फोर्स दिया था डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई, ऐसा कर लो सर, ये आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सुनते रहना बच्चों बात को, ये वॉल्यूम है तो बच्चों इसका भी नीचे लिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता नहीं, मुझे क्या दिया? y दिया हुआ है, और परसेंटेज चेंज बोल रहे हो तो डेल्टा L बाई एल इंटू 100, इसकी वैल्यू दिया हुआ है सर। डेल्टा L बाई एल को कुछ मैं बोलता था स्ट्रेन, तो स्ट्रेस मेरे पास नहीं दिया हुआ, स्ट्रेस को हटा दो। स्ट्रेस को क्या लिखा जा सकता है बेटा? स्ट्रेन डिवाइड बाई y, और ये स्ट्रेन पहले ही है। क्या आंसर बन जाएगा बच्चों? एक बार देखना बेटा, हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर डिवाइड बाई y। बच्चों स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? डेल्टा L डिवाइड बाई एल होल स्क्वायर, और ऐसा कुछ सही लिखा गया बच्चों मैंने। बच्चों वहां से वैल्यू निकाल लो बेटा इसकी। डेल्टा L बाई एल क्या हो जाएगा सर? 0.01 डिवाइड बाई 100। सोल्व किया आपने 1/2, ऐसा कैसा? यह आ जाएगा बच्चों आपका 0.01 डिवाइड बाई 100, और बच्चों पावर आ जाएगी 2, और ये कितना बेटा आपके पास? 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। बच्चों ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 10 की पावर -4 स्क्वायर, और ये बेटा 2 × 2, और ये भी 10⁸। बच्चों देखना क्या हो जाएगा? 10 पावर ये कितना बेटा? अच्छा ही लिखा है, 10 पावर -2 ऊपर का -4, ठीक है। बच्चों ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 × 10⁻16। सही होगा, चेक कर लेना एक बार। जूल पर मीटर क्यूब। अरे ये इतने फॉर्मूले याद नहीं करने, अब इससे ही बनाया बच्चों मैंने ना, पहले वाले से ही, वरना भूल जाओगे कि जब स्ट्रेन स्क्वायर था तब डिवाइड बाई y था, कि स्ट्रेस स्क्वायर में y आपको गुणा था कि भाग, भूल जाओगे आप। ये देख रहे हैं, मुझे डाउट लग रहा है, गुणा सही किया हुआ है, गुड। जूल पर मीटर क्यूब बेटा, क्योंकि एनर्जी
डिवाइड बाई वॉल्यूम में आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। लास्ट टॉपिक अपना आ जाता है बच्चों, वहां से आपको स्ट्रेंथ और उसके मैं 2-1 पॉइंट सीधे लिखवाऊंगा बेटा। स्ट्रेंथ आपको समझा दूंगा, हार्डनेस आपको समझा दूंगा। पॉइंट में जब कर्व बनाऊंगा मार्क कर लेना, कुछ भी कंपैरिजन होगा सीधा आप आंसर दे दोगे, कैसा भी कंपैरिजन सीधा आप आंसर दोगे, कुछ भी दिया हो। फिर बना बच्चों आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ब्रैकेट में लिख लो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट। बच्चों इस पे कुछ कुछ पॉइंट डेंजर से बनते हैं। यहाँ डक्टाइल, ब्रिटल, समझे, स्ट्रेंथ, आपका हार्डनेस, ऐसी चीजें आती हैं। आपको 2 लाइन पर लिखवाता हूं बच्चों। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिखा, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लव यू, वही तो बोला मैं, डाउट लग रहा है। अरे ऊपर -8 है, ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही, गुड। बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप लिखो 1-2 लाइन पहले। बट एक्चुअली कर्व होती है ये लोड की और डिफ्लेक्शन की। एक्चुअली कर्व होती है कितना फोर्स लगा है, कितना एलोगेशन, इसकी कर्व बनती है। सर ये चीज़ क्या होती है, ऐसे समझा रहा हूँ ओवरव्यू से। क्या चीज़ होती है बेटा, एक मशीन रहती है, मशीन में नीचे एक जो भी चीज़ है वो टेस्ट करना, नीचे पकड़ दिया, ऊपर से खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, टूट गया जाके। सर जब भी चीज़ें सर मैं कैसे देख पाऊंगा, मशीन तो नहीं देखी। आटा लेना, आटे को सिलेंडर टाइप बनाना, आराम से ऐसे उसको एक साइड से पकड़ के ऐसे खींचने लग जाना, एक छोड़ देना, ऐसे खींचोगे ना जब आटे को तो ऐसा बनने लग जाएगा। आटे को जब आप खींचोगे ना बेटा, पहले ऐसा आटा आपने यहाँ से फिक्स किया, इस हाथ से खींचने लग गए तो थोड़ी देर में आटा ऐसे होने लग जाएगा, ऐसे, है ना। कहीं एक जगह से पतला होने लग जाएगा और कहीं एक जगह से फिर बिल्कुल पतला हो जाएगा और यहीं से टूट जाएगा। इसको बोलते हैं मतलब नेकिंग होना। सही है क्या? कैसे होगा सर, आटा जब खींचने लगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कहीं से पतला होने लगा, पतला होने वहीं से टूट गया। पतला होने के अलग अलग कारण हो सकते, कहाँ से पतला हो एक अलग बात है। हालांकि किसी भी चीज़ का बच्चों ऐसे ही ब्रेकिंग होती है। यदि कोई मटेरियल डक्टाइल है तो ब्रिटल ऐसे नहीं होता, खड़ाक से टूटता है। डक्टाइल ब्रिटल थोड़ी देर में आएगा ऑफिशियल। ये बच्चों जो ग्राफ अब सुनना हो ना, वो एक्चुअली इस चीज़ का, जैसे आटे का बनता है ऐसा। 2-1 लाइन पे लिखवाता हूँ। स्ट्रेंथ और हार्डनेस का अंतर बता रहा हूँ बच्चों, स्ट्रेंथ और हार्डनेस का अंतर। इट इज, स्ट्रेंथ में लिखो बेटा, ऐसे लिख लो तुम दोनों को यार, स्ट्रेंथ और बच्चों हार्डनेस तो अलग चीज। हार्ड माने कठोर होता है, जैसे ये सरफेस स्ट्रेंथ नहीं बता रहा मैं, ऐसे दबा के जब देखता हूं ना बच्चा, ऐसे दबा के देखना तो हार्डनेस। जब आप कोई इंडेंट करने की कोशिश करते हो वो हार्ड देखना होता है। स्ट्रेंथ एक अलग चीज है। तो इसमें एक लाइन लिखता हूं, देखो इसमें, इट इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। इट इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। जब तक टूट नहीं जाता ना बेटा, उस टाइम तक स्टोर्ड आप बोलते हो स्ट्रेंथ देख रहा हूं। हार्डनेस में आप लिखो बच्चों, इट इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। इट इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। जनरली बच्चों, जनरली लिखवा रहा हूं, ये तो एक्चुअली सीधा तरीका क्या हो गया सर, जो आपके पास एनर्जी टोटल तक लास्ट तक स्टोर होगी तो स्ट्रेंथ है, और जो आपका इलास्टिक लिमिट तक है। बच्चे जो ये पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, मैं जनरल पॉइंट लिखा रहा हूं, थोड़ी देर में आप इसका आइडिया लगा पाओगे। क्या हमेशा करेक्ट है? नहीं, 99 करेक्ट है। हमेशा करेक्ट आप ग्राफ से बता दोगे। बच्चों जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, डक्टाइल मटेरियल होता है बच्चों, लंबे खींचते जाए फिर टूटते जाके। डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा दूर जाके टूटते हैं, ज़्यादा एरिया आपका होता है, एरिया ज़्यादा रहेगा मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ब्रिटल मटेरियल ऐसा होता है, खींचेगा नहीं, थोड़ा खींचेगा टूट जाएगा, थोड़ा खींचेगा, पहले खींचना उसको मुश्किल होता है, लेकिन खींचने लग गया तो खींचते ही टूट जाता है। वो ज़्यादा चेंज नहीं आता, उसमें इनलोकेशन ज़्यादा नहीं होता ब्रिटल में। चलो और बताता हूँ आपको। अपन ईंट देखिए घर पे जो ईंट लगाते हैं, इस ईंट को आप दबाओ बच्चों, दबाने से इतनी जल्दी नहीं टूटती, खींचने से टूट जाती है। उसे खींचने वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिव ज़्यादा होती है। इसी ईंटों घर कभी बनता ना बच्चे, ऐसे उसके ऊपर दबाव बना बना के बनते। कभी ऐसा थोड़ी था घर पे हम खींच रहे दीवार को यहाँ से वहाँ, अरे आप सिंपल कंप्रेसर में काम आता है वो ईंटें। एक लाइन लिखवाता हूँ, डक्टाइल मटेरियल जनरली हैज मोर स्ट्रेंथ। आपको पता चल जाएगा, डक्टाइल मटेरियल जनरली हैज मोर स्ट्रेंथ। डक्टाइल माने जो आपका एक्सटेंशन इजीली होता है, जिसमें डक्टाइल के ब्रैकेट में साइड में लिख लो ऐसे तीर निकाल के, डक्टाइल के ब्रैकेट में तीर इजी टू इनलोगेट। डक्टाइल की साइड में कहीं लिखना बेटा इजी टू इनलोगेट, इसको इनलोगेट करना आसान है। डक्टाइल मटेरियल जनरली हैज मोर स्ट्रेंथ, है ना। इजी टू इनलोगेट मतलब दूर तक जाएगा मोर एरिया। इसमें लिखो बेटा ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल का ब्रैकेट में लिख लो वेरी लेस इनलोगेशन। ब्रिटल के ब्रैकेट में लिखो वेरी लेस इनलोगेशन, बहुत कम बढ़ता है, ब्रैकेट बंद।
ब्रिटल मटेरियल्स जनरली हैज मोर हार्डनेस, जनरली हैज मोर हार्डनेस। बच्चों जो ग्राफ मैं बना रहा बेटा आपका, ये ग्राफ एक डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है, इसको ही लेकिन मैं बाद में कन्वर्जन कर देंगे। बच्चों एक्चुअली मैं ग्राफ बना तो रहा हूँ बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन, अच्छे सुनना बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। एक्चुअली बच्चों ये लोड का और एक्सटेंशन का होता है, कितना फोर्स आपने लगा, कितना बढ़ा, कितना फोर्स कितना बढ़ा, उसका होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन बना देते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको देखना बच्चों अच्छे से, पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। एक बार सीधी लाइन, अरे यार वैसे तो कभी चलती नहीं, चल पड़ी बच्चों। एक बार यहाँ देखो बेटा, इसको मैं ऐसे डिवीजन किया, एक बार स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तक बनी है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट बोला बच्चों, इसका अलग से लिख रहा हूँ बेटा। ओ ए कौन सी है सर, ये प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है बच्चों। ये कौन सा पॉइंट आपको याद है तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ओबेज हुक्स लॉ, याद है क्या आपको? हुक्स लॉ ऐसा लिखा था बच्चों, ओबे हुक्स लॉ। जब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने स्ट्रेट लाइन है और सीधी लाइन आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, वहां तक ये हुक्स लॉ। देखो दोबारा बच्चों, ए से भी थोड़ी सी कर्व बन गई, ए से भी थोड़ी सी कर्व बन गई, ओ से बी पूरा ही इलास्टिक है बच्चों, इलास्टिक लिमिट। ओ से बी क्या बच्चों, इलास्टिक लिमिट। जब भी कभी ग्राफ में कंपैरिजन आपको हार्डनेस का करना होगा, हार्डनेस का कंपैरिजन कहां तक किया था, इलास्टिक लिमिट तक। अब बी पॉइंट तक कर्व तक देख लो, जिसका एरिया ज्यादा वही ज्यादा हार्ड है, सही है क्या? जब भी आपको हार्डनेस का कंपैरिजन करना है बेटा, कौन ज्यादा हार्ड है, इलास्टिक लिमिट कहां तक है, बी पॉइंट तक, वहां तक आप देख लो, उस तक आपका हो जाएगा, जिसका एरिया ज्यादा वो ज्यादा हार्ड। आगे देखो बस, ये पोर्शन वो आ जाता है बेटा जहां तक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है, उसके ऊपर वो पतला होने लग जाता है आटा, है ना। तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब क्या बच्चों, अब आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा, फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन अपने आप हुआ। फिर बच्चों आटा देखते रहना बच्चों, पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा आटा, फिर कुछ देर तक पतला हुआ और आपने फोर्स लगाई, फिर भी थोड़ा सा बढ़ गया अपने आप, फिर रुक गया, टूटा नहीं। आपने थोड़ा पकड़ा, खींचा, पतला, फिर अपने आप थोड़ा सा लटक गया ऐसे अपने आप, फिर आपने खींचा नहीं, टूट गया क्या, नहीं टूटा, फिर दोबारा खींचना पड़ा, दोबारा खींचना पड़ा, फिर फोर्स लगानी पड़ी और फिर जाके नेक होके पतला होके टूट गया। इसका परफेक्ट एग्जांपल होता है बच्चों आपका आटे वाला ये ग्राफ होता है बेटा, माइल्ड स्टील का, जो सिंपल लोहा यूज करते हैं उसका ग्राफ होता है, समझिएगा बच्चों। ये वाला पोर्शन जो होता है इसका ई वाला पॉइंट, चलो मैं यहां बताता हूं, ई वाला पॉइंट जो है बी सी डी, सी पॉइंट बोल देता बेटा, इसको मैं बोलता हूं ब्रेकिंग, इसको हम बोलते बेटा ब्रेकिंग पॉइंट। बच्चों इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा, जो आपका मैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बताता था, मैं यहां के हिसाब से बताता था। बी से यहां सी पॉइंट मार्क कर दिया बच्चों, सी तक और डी तक दो रीजन अलग अलग है। अब यहां अच्छे से बना रहा हूं मैं सारे रीजन बच्चों। यहां ओ से बी जो आए बेटा, ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक रीजन है। और इलास्टिक रीजन पहली बार मैं डिफाइन किया था सर, ऐसी चीज होती है वहां से आप फोर्स हटा दो, वापस पहली बार जगह पे चला जाएगा। एक्चुअली पहली जगह नहीं जा पाता, 0.02% एरर रहता, लेकिन अब आप पूरी मान लेते हैं इलास्टिक। दोबारा देखो, ये होता बेटा इलास्टोप्लास्टिक, इसको लिखवाए ना, मैं ऐसे बोला था, प्लास्टिक रीजन। इसका मतलब क्या था बच्चा, जब आप फोर्स हटाओगे कुछ रिगेन कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बेटा जब आप पतला होने के बाद फिर आगे बढ़ गए ना, फिर ये प्लास्टिक रीजन है, ये कभी भी रिगेन नहीं कर सकता है। बच्चों समझाता तो ऐसे आपको, तो आपको बुक में ऐसा लिखा मिला, जब प्लास्टिक रीजन ज्यादा है तो आपका डक्टाइल है, जब आपका प्लास्टिक रीजन कम है तो आपका ब्रिटल। समझाता है ऐसे बुक में लिखा हुआ, बात वही है। सर ब्रिटल का मतलब क्या है, तो यहां से ही बढ़ ही नहीं पाए, ज्यादा बढ़ेगा तो टूट ही जाएगा, इसका मतलब प्लास्टिक होने का लॉजिक ही नहीं बनता। अरे समझाने का मतलब ये भी ऐसा आपको जनरलाइज बुक में लिखा मिलेगा। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है बेटा मोर प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, जो वापिस नहीं आने वाला है। सर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होगा बेटा, सर ब्रिटल होता है आपका लेस प्लास्टिक रीजन या जीरो प्लास्टिक रीजन। सर ये तो ये बढ़ेगा और बढ़ते ही डायरेक्ट टूट जाएगा, इलास्टिक लिमिट में है, उसके बाद टूट जाएगा। तो आपका लेकिन सीधा सीधा लॉजिक देखना बच्चों। सर यहाँ पॉइंट तक का, डी पॉइंट तक का एरिया लोगे, ओ से डी का पूरा एरिया लोगे, कैसी चीज है, स्ट्रेंथ है सर। बच्चों आप ओ से बी तक का एरिया लोगे, क्या चीज है, वो आपकी हार्डनेस है। दोबारा देखना, आप समझ पाओगे सारी बात को। ऐसे ही फटाफट मैं बना रहा हूँ एक कंपेरिजन बच्चों। ये 1 नंबर बच्चों, बेटा यहाँ मैंने बनाया ऐसा 2 नंबर। बच्चों किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बेटा, 1 की या 2 की? बच्चों किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बच्चों, 1 की या 2 की? अब एरिया देखो बेटा, रेड के नीचे एरिया ज्यादा है कि 1 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 2 के नीचे ज्यादा एरिया। ब्रेकिंग पॉइंट तक का एरिया किसका ज्यादा हो जाएगा? सर यहाँ थोड़ा सा और देखो, लो थोड़ा सा और कंफ्यूजन करता हूँ।
बच्चों अब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा, 1 की या 2 की, किसके नीचे एरिया ज्यादा, सर 1 के नीचे ज्यादा लग रहा है। मैं बोलता बच्चा कौन ज्यादा हार्ड है, बच्चा कौन ज्यादा हार्ड है। हार्डनेस के लिए कहां एरिया देखना पड़ता, सर यहाँ कर्व तक का एरिया, किसका एरिया ज्यादा बच्चों, 2 का। स्ट्रेंथ तो 1 की ज्यादा और हार्डनेस किसकी ज्यादा है, 2 की। दोनों रिलेटेड नहीं है, दोनों रिलेटेड एक भी, सर ऐसी बात पहले भी आपने कभी बोला है क्या, ऐसा मैंने पहले ही बोला, दोनों बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती थी। कोई कौन सी चीज होती थी बेटो, भूल गए, चलो बाद में। बच्चे यहाँ देखो आप, स्ट्रेंथ बिल्कुल ब्रेक पॉइंट तक का एरिया, सर यहाँ इसकी स्ट्रेंथ तो यहाँ तक का एरिया देखना पड़ता, इसकी स्ट्रेंथ तो यहाँ तक का एरिया, हार्डनेस सिर्फ कर्व तक का एरिया। बात समझ में आएगा, दो अलग चीजें हैं। दोबारा देखो सर, इनमें से कौन ज्यादा डक्टाइल है, डक्टाइल माने जिसका एक्सटेंशन ज्यादा, एक्सटेंशन माने स्ट्रेन ज्यादा, किसकी स्ट्रेन ज्यादा, 1 की, सर 1 ज्यादा डक्टाइल है। सर आपका कौन ब्रिटल है, कौन ज्यादा ब्रिटल है, सर जिसका एक्सटेंशन कम हो ब्रिटल, सही है क्या, बोलने का बच्चा उससे भी रेंज कर दिया मैंने आपको, प्लास्टिक रीजन से भी। एक्चुअली अब एक्सटेंशन, मोर एक्सटेंशन डक्टाइल, लेस एक्सटेंशन ब्रिटल। दोबारा और देखो बच्चा, आपको कोई भी ग्राफ दे रहे बेटा, यदि आप सही बात को एक बार में पकड़ गए, अगर कोई भी ग्राफ आपको दे देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखना एक बार, ये मैंने बनाया यहाँ 1 नंबर, बच्चों यहाँ मैंने बनाया अब ऐसा 2 नंबर यहाँ, और ऊपर आपने बनाया बच्चों यहाँ लास्ट में 3 नंबर। बच्चों यदि मैं बोलता हूँ बेटा स्ट्रेंथ आप बताओ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों, सर स्ट्रेंथ देखना है तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 1 की होगी, फिर 2 की, फिर 3 की। बच्चों यदि आपको हार्डनेस देखनी है तो 3 की ज़्यादा, सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोला बेटा, मैं तो एरिया देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आंसर हो रहा बता रहा हूँ। बच्चों यदि आप बोलोगे बेटा डक्टाइल कौन ज़्यादा है, सर डक्टाइल लिखना बेटा जिसका मोर एक्सटेंशन है, सर मोर एक्सटेंशन बोल लो, मोर प्लास्टिक रीजन कौन है, 1। सबसे ज़्यादा ब्रिटल कौन है, सर ब्रिटल माने होता है लेस एक्सटेंशन बोल दो, या लेस प्लास्टिक रीजन कौन है बेटा, थ्रेड वाला, सही है क्या। तो इसलिए मैं लिखवा जनरली जो ब्रिटल है बच्चों वही आपका हार्ड ज़्यादा होता है, और जो बच्चों डक्टाइल है वही आपका मोर आपका। एक और लास्ट एग्जाम्पल आ जाता है, एक होता है बच्चों ग्राफ आपका इलास्टोमर का। इलास्टोमर क्या होता है, सिंपल रबर, घर वाला। रबर में कैसा ग्राफ बनता है बच्चों, रबर में थोड़ी सी फोर्स लगाओगे और एक्सटेंशन अपने आप होता रहता है, थोड़ी सी आप फोर्स लगाओगे और अपने आप एक्सटेंशन। क्या बच्चों कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है रबर में, सर अब कितनी फोर्स लगाओ नहीं बढ़ पाएगा। सिंपल रबर घर पे बालों में डालने वाला, काटा और सीधा किया, खींचा, खींचने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बच्चों, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा, फोर्स कितनी भी लगा लो। इलास्टोमर का ग्राफ बच्चों कहीं आपका ऐसा मिला गलत है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या आएगा, फोर्स तो आप कॉन्स्टेंट और एक्सटेंशन अपने आप, और ऐसा नहीं होता है। जब ये होता कैसा है, होता है ऐसा, सर आप कुछ भी करते रहो, पहले फटाफट 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 फोर्स कम बढ़ेगा ज़्यादा, फिर ऐसा कुछ बन जाएगा। इतनी फोर्स आप लगा लो, बढ़ेगा नहीं, टूट ही जाएगा फिर तो ये, सही है क्या। इलास्टोमर का ग्राफ ऐसा होता है, सिंपल रबर का। बनाओ शाबाश। पता नहीं भाई, ब्रिटलनेस और डक्टाइल वो बताता बेटा प्लास्टिक रीजन से है, बुक के हिसाब से। आप लेस एक्सटेंशन मोर एक्सटेंशन से देख लेना, हार्डनेस और स्ट्रेंथ एरिया से देखेंगे। एरिया इलास्टिक लिमिट का है तो हार्ड का देख रहा हूँ, और ब्रेकिंग पॉइंट का देख रहे हो तो स्ट्रेंथ देख रहे हो। तो जब भी आप बाद में स्ट्रेंथ और हार्ड एक साथ नाम मत लेना है ना। किस अगर आप बेटा ये सिंपल है तो ये तो माइल्ड स्टील का, फिर भी आप आटा जो बनाते हो ना, गीला आटा, तो उसके हिसाब से ऐसा होता है गीला आटा, ऐसा हो के फिर यहाँ से कुछ पतला होने लग जाता है, तो फिर बच्चों जब दोबारा फोर्स लगाओगे तो ऐसे नेकिंग, और नेकिंग के बाद ब्रेकिंग, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जितनी इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है तो जल्दी ब्रेक होता है, इतना ज़्यादा ब्रिटल होता है चीज़ें। बच्चों बहुत बहुत बढ़िया आपको आराम से लिखवाया। आप कॉपी को मेन फोकस करके पढ़ना। जब कोर्स खत्म करूँगा ना, कॉपी में 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। नीट में उनमें से कम बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन आएंगे सारे। कॉपी में बहुत बढ़िया से आराम से प्यार से लिखवाता हूँ, हर टाइप का सवाल कराता हूँ। पहली प्रायोरिटी कॉपी बहुत अच्छे से, सेकंड प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर। ठीक, अच्छी प्रैक्टिस के लिए चाहो तो टेस्ट सीरीज आपको तो ऐसे एक्सेस मिला ही हुआ है। जैसे प्रैक्टिस आप करते हो ना बेटा, जैसे क्वेश्चन यहाँ में एक तो कराया, उसी टाइप के टेस्ट सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, समझे। यहाँ वाली दे रहे हो आप, साथ में चाहो तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हो, टॉपिक वाइज। टॉपिक कंप्लीट आप टेस्ट दे के देख लो। जैसे ग्रेविटेशन हुआ तो ग्रेविटेशन में अपलोड होगा, आप बना के देख लो, उसका सोल्यूशन भी डाल दिया हुआ, यहाँ डाल देंगे। सब टेस्ट नहीं दे पाओ तो कोई जरूर देना, जो आपका टॉपिक वीक है या जहाँ ज़्यादा वेटेज वाला जरूर देना है, और सब दोगे तो और अच्छा है।
ये कहाँ तक का एरिया अप टू ब्रेकिंग पॉइंट है ना, स्ट्रेंथ देख दिया मतलब ये लिखवा रखा मैंने, ये एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट। होशियार आदमी ऐसे सवाल पूछता है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू ए पॉइंट, या जब शुरुआत में पूछा था आपसे कि पॉइंट नंबर ए तक या पॉइंट नंबर बी तक, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, ऐसा नहीं है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, पहले स्ट्रेट लाइन तक हुक्स लॉ होता है बेटा, है ना, इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता। कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको फटाफट फ्लूइड की सिखाता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक पूरा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, बायंसी वाला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका बचेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज सीख जाओगे आप। बना बच्चा आपने इलास्टोमर रबड़ का, बेटा रबड़ का प्रैक्टिकल एग्जांपल जानते, काट के देखा, सिंपल इलास्टिक खींचा 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 आराम से खींचा, बाद में रुक गया, टूट तो उठेगा, फिर उसके बाद खींचेगा नहीं। रबड़ जो आपका रहता हो कभी करता हो स्लो को फॉलो, नहीं, कहीं स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, है ना। फ्लूइड सब लिखो, अच्छे सुनना बेटा, कुछ पहले पहली बातें, उसको मैं रेल की तरह चला दूंगा। पहले वाली बातें आराम से सुनना, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। इंपॉर्टेंट बातें वहाँ से कुछ सीख जाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ बातें आपने पहले सीखी होंगी, कुछ नहीं सीखी होंगी। उसके बाद मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा बेटा, स्टैटिक, डायनेमिक्स और फिर आपका सरफेस टेंशन विस्कोसिटी वाला पोर्शन। बच्चों सवाल पूछने की संभावना कहीं से भी आ जाता है, यहाँ में इंपॉर्टेंट ऐसे तो मैं बता दूँ आपको कि ठीक है भाई जो बर्नौली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है, छोटा छोटा आसान क्वेश्चन बनता है आजकल। देखो आप लिखा होगा फ्लूइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में देखो एक बार, अब लिखो बच्चों टॉपिक फ्लूइड। पहली बात तो बच्चों डाउट यही क्लियर हो, फ्लूइड्स का मतलब बच्चों गैस भी है और बच्चों लिक्विड भी है, क्योंकि बेटा एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ते हैं, पहले मैंने सॉलिड आपको पढ़ा दिया, मैं लिक्विड और गैस दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। फ्लूइड में बच्चों लिक्विड और गैस दोनों का ही नाम मिलके फ्लूइड होता है, ठीक बच्चों। कई कई जगह जैसे मैं आपको जब सरफेस टेंशन की कुछ बात आई, इनको बिहेवियर में आपको दोनों समझाऊंगा अलग से, लिक्विड का ऐसा बिहेवियर है, गैस का ऐसा, लेकिन दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहली लाइन लिखो, एनीथिंग which can easily deform, anything which can easily deform under the effect of tangential force, anything which is easily deformed under the effect of tangential force, tangential force को अंडरलाइन करो बेटा, is known as fluid. It does not matter how small is the force, it does not matter how small is the force। बच्चों यहाँ देखो एक बार, उधर ऐसा बोला बेटा, अब ऐसे ही जब भी मैं आपको समझाऊंगा ना बेटा मैं, तो एक बार ऐसे ही पानी को रेस्ट पे मान लो, ऐसे पानी रखा हुआ, पॉसिबल नहीं रखना, कंटेनर में होगा, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ मैं, क्या कहानी रहती होगी या फोर्स कहाँ से मिलती है। बच्चों मान लो ऐसा अपनी सरफेस पे ऐसा ऐसे 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 पानी भरा हुआ है, पानी ऐसे पानी रखा हुआ हमने, है ना, फ्लूइड। बच्चों हम फ्लूइड को देख पाना वाटर की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से देखते रहेंगे, बाकी ऑयल कुछ आएगा ना मैं आपको बता दूंगा। बच्चों कितनी भी हल्की सी एक फोर्स लगा दो, और ऐसे ही डिफॉर्मेशन के लिए ऐसे ही फोर्स आप लगाते थे, याद करो आप शियर स्ट्रेस में ऐसी कुछ टेंजेंशियल फोर्स आप लगाते थे, यानी फोर्स लगते ही डिफॉर्म हो जाए, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होती रहे। आगे आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो पहले सॉलिड में क्या होता था, मामूली सा डिफॉर्म होता था, वापिस आ जाता था। फ्लूइड में आप हल्की सी फोर्स लगा दो बेटा, ये लेयर डिफॉर्म, इससे आगे वाली, इससे आगे वाली, इससे आगे, इसका मतलब देखो फ्लो शुरू हो गया। सही है क्या सर? ये फोर्स कौन लगाता है? हमने कभी फोर्स देखी लगाते? आपने कभी पानी का धक्का मार के चलाया क्या? नहीं। ये आपकी फोर्स कौन लगाता है? तो बच्चा कहीं भी पाइप में पानी फ्लो करेगा तो पाइप के खुद ही रफ सरफेस होती वही फ्रिक्शन लगा देगा। अरे टेंजेंशियल फोर्स मुझे देनी है, यदि वाटर ऐसे फ्लो करता है तो सरफेस पे मुझे फोर्स देनी है, तो कौन देगा सर? ऊपर पानी का जो आपका पाइप है वही रफ सरफेस है, वहीं कोई ना कोई फ्रिक्शन है, वो टेंजेंशियल होती है, वही कारण चलने लग जाएगा। सही है क्या? चल सकता पावर के कारण आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको कोई टेंजेंशियल फोर्स जरूर चाहिए तभी फ्लो स्टार्ट होगा। कितनी भी छोटी फोर्स, लेकिन फोर्स का होना जरूरी है। ठीक बच्चों, आगे देखो बेटा, 2-4 टर्मिनोलॉजी आपको पहले और बता रहा हूं मैं, एक साथ पहले लिख दूं बच्चों, फिर आप बनाना। अब जानते कुछ चीजें बच्चों। एक चीज होती है बेटा आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। सही है क्या? केजी पर मीटर क्यूब होता है बच्चों। डेंसिटी का अलग केस देखो बेटा, डेंसिटी का रो लिखते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है सर m1 m2 डिवाइड बाई v की जगह ऐसा लिख सकता हूं बेटा m1 रो1 m2 रो2। बच्चों यहाँ दो केस बनते हैं बेटा, दो केस बनते हैं। ये मिक्सिंग की है, मिक्सिंग, डेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, डेंसिटी ऑफ मिक्सर। दो मिक्सर आपने कर दिया, 2, 3, 4 फ्लूइड हैं तो दो केस बनते हैं। इफ मास इज सेम, इफ मास इज सेम, और एक बनता है बेटा इफ वॉल्यूम इज सेम। दो फ्लूइड आपने मिला दिए ए और बी, दोनों का मास बराबर एक अलग कंडीशन, दोनों का बच्चों आपकी वॉल्यूम बराबर एक अलग कंडीशन।
मास बराबर क्या बन जाएगा सर, ये m प्लस m और ये m 1 प्लस ρ1 1 प्लस ρ2 कैंसिल किया बेटा, क्या बन जाएगा 2 ρ1 ρ2 डिवाइड बाई ρ1 प्लस ρ2। सर ये तो ऐसा ही फॉर्मूला बन गया जैसे इक्वल डिस्टेंस कवर वाले में एवरेज वेलोसिटी का बनता था, एवरेज स्पीड का बनता था। वॉल्यूम सेम आएगा, क्या आ जाएगा बेटा सर, m की वॉल्यूम में मास तो दिया नहीं हुआ तो उसको लिख दो ρ1 v ρ2 v डिवाइड बाई v1 प्लस v2 माने v प्लस v। आंसर आ जाएगा ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाई 2। मिक्सिंग का सवाल बन सकता है, ये सीधा फॉर्मूला वहां डिराइव करने पे सीधा सीधा देख लिया सर, मास बराबर है तो आ जाएगा आपका पास वो डिस्टेंस बराबर वाला, और यदि वॉल्यूम बराबर आ जाए टाइम बराबर वाला। बच्चों एक टर्म आपकी आ गई डेंसिटी, एक होती है बेटा वाटर के लिए डेंसिटी, क्या बच्चों वाटर के लिए डेंसिटी क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी, याद होगा बच्चों आपको 1 ग्राम पर सीसी। बच्चों सेकंड टर्म होती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है सर, ये होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी दिया हो। बच्चों लिक्विड है तो आपको लिक्विड का लेता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों एक्चुअली डिफाइन ऐसे किया जाता है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड का मतलब सर लिक्विड होगा तो वाटर से कंपैरिजन करेंगे, और यदि बच्चों गैस होगा तो फिर आइडियल गैस की बात करते हैं, वो अलग अलग कहानी अलग अलग हो सकती थी, इसलिए बच्चों लिक्विड की फॉर्म में मैंने बना दिया। रेशियो होती है बच्चों ये लेस देन 1 ही आएगी, जो भी आएगी नहीं लेस देन 2 भी आ जाएगी, अलग लिक्विड है तो। आगे देखो बच्चों, एक होता बच्चों आपके पास स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट टर्म होती है बच्चों दैट इज रेशियो ऑफ वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट माने mg डिवाइड बाय वॉल्यूम, सर m बाई ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका सर रो इंटू जी। एक आता बच्चों आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक आता बच्चों आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, यह आएगा बेटा क्या स्पेसिफिक वेट, पहले वाली चीज अभी बताइए स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सर ये तो वही कहानी बन गई, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी रो ऑफ वाटर इंटू, सर ये तो वही आंसर आ जाएगा जो आपका रिलेटिव का आया था, जो आपका रिलेटिव डेंसिटी था दैट इज सेम न्यूमेरिकली सेम एज दैट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सही है क्या, बनाओ फटाफट ऐसे लिखा है। ये टर्मिनोलॉजी आप जानते हो बच्चों, अरे पढ़ा होगा आप लोगों ने चीज, रिलेटिव डेंसिटी तो पढ़ा होगा, पोर्शन में डिवीजन करके पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं आपको अभी फ्लूइड एट रेस्ट बताऊंगा जो फ्लूइड स्टैटिक है, बना बच्चों आपने। बच्चों जो चीज़ आप जानते हैं ना बेटा, नीचे जाएंगे सर रोज ये प्रेशर बढ़ जाता है, उसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, सही है क्या, आप ऐसे जानते बेटा नीचे जाएंगे सर रोज ये होता है ऐसा, बस एटमॉस्फेरिक कुछ डाटा होता है वो डाटा लिख के एटमॉस्फेरिक गेज और क्या एब्सोल्यूट आप जानते हो चीज़ों को, तो मैं काम की आपको मेन चीज़ें सब सिखाऊंगा जहाँ जरूरत है अपने को, सवाल करा दूँगा उसके ऊपर मैं एक, वो ज़्यादा जरूरी है। बना बच्चों आपने, तो फिर बेटा प्रेशर, एक होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता बच्चों आपका गेज, आप लोग हो सकता बच्चों गोज बोलते हो, एब्सोल्यूट। प्रेशर में एक लाइन लिखवा देता हूँ, प्रेशर में एक लाइन आप लिखो, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। प्रेशर में एक लाइन लिखो बेटा, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट इज गिवन एज, इट पहली लाइन लिखी बेटा, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर निशान बना लेना। नंबर 2 लिखो, इट इज गिवन एज it is given as perpendicular force applied on a surface per unit area, perpendicular force applied on a surface per unit area, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है बच्चों, या इसको पास्कल बोला जाता है, ऐसा यूनिट। बच्चों इससे एक बात आप समझा सकता हूं, प्रेशर क्या है बेटा एफ बाई ए, प्रेशर क्या होता है बेटा एफ बाई ए। बच्चों जैसे मैं मेरा वेट ज़्यादा, मेरा mg, मेरी नीचे क्या ग्राउंड पे फोर्स लगी नीचे mg 1000 न्यूटन में लगाता हूँ, तो इसलिए बच्चों मुझे जूते भी थोड़े से फ्लैट सरफेस पहनने पड़ते हैं आराम से, ताकि मैं नीचे ना आपका इसमें अब रेत होता था बच्चों नीचे धस भी जाता शायद, इसीलिए। लेकिन बच्चों जब लड़कियां पहनती हैं बिल्कुल पतली सी हील होती है, वो रेत में चलना पॉसिबल नहीं होता, नीचे नीचे जाएंगे, मिट्टी भी होगी तो नीचे घुस जाता है। क्यों सर, आपके पास फोर्स या मास तो आपका है 50 किलो 500 न्यूटन, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बड़ा कम है, एरिया कम है, प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, सेम फोर्स भी है लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अलग अलग है।
जहाँ एरिया कम हो जाएगा बेटा वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिखा एफ बाई ए। बच्चों आपने अलग पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रेशर। अब यहाँ देखो एक बार, अब प्रेशर अप्लाइड बाई एयर, जो एयर प्रेशर लगाते हैं बेटा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 1 atm होता है बच्चों 1.013 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं बेटा, या 760 mm ऑफ Hg बोल सकते हैं बेटा। इसी को बच्चों एक नया वर्ड आ जाएगा आपके लिए, mm ऑफ Hg को बोलते हैं टोर, 760 टोर भी बोला जा सकता है, सही है क्या। और 1 atm को बच्चों 1 बार भी बोला जा सकता है। बच्चों ये एटमॉस्फेरिक एयर की वैल्यू है, फिक्स रहता है, ऐसा ही लगता है, सही है क्या। दोबारा देखो, गेज क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के इसके नीचे लिख भी रहा हूं, अज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के मापा जाता है। सर इसकी कई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हो। हाँ बच्चा, गाड़ी के पहिए में हवा जब आप डलवाते हो या साइकिल में, आप देखना बेटा, आप बोलते देखो गेज से चेक करना कितनी हुई। अरे आप पहले गांव से बोलते हो, शुरुआत से बोलते हो गेज से देखो कितनी हवा है, सर 40 हुई, 30 हुई, 20 हुई, जो भी है वो किसके बच्चों एटमॉस्फेरिक बाहर का 0 मान के तब एयर की आपको बताता है, इसलिए उसको गेज बोलते हैं, गोज बोलते हैं। वो गोज प्रेशर ही मेजर करता है। बच्चों एब्सोल्यूट क्या आ जाता है सर, एब्सोल्यूट सिंपल है सर, आप जो आपने एटमॉस्फेयर माना और प्लस जो आपने गेज, दोनों को जोड़ दो और क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट, सही है क्या। बच्चों मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर किसी ने ऐसे, सुन लो बेटा अच्छे से, कोई फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, मेरे ऊपर 1 न्यूटन एरिया उसके 1 मीटर स्क्वायर पे ऐसा कोई फोर्स लगाया था, मैं बोला कितना प्रेशर है 10, जो मैंने 10 बोला कौन सा प्रेशर है बेटा, वो गेज प्रेशर है। यदि बोलो सर एटमॉस्फेरिक क्या हुआ, ये 10 पावर 5 है, टोटल कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, तो मैं बोलूँगा 10 प्लस एटमॉस्फेयर, सही है क्या। बाहर मापने वाला गोज हुआ, एटमॉस्फेयर आप फिक्स है, दोनों को जोड़ दें क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट। बनाओ शाबाश, ये चीजें आप जानते हो आई थिंक है ना। अरे एक इसमें और कुछ इधर रोजीएच तो याद होगा ही अपने को, फ्लूइड में ये तो याद रहता है, ये रोजीएच नहीं है क्या। बल्क मॉडुलस वाले में सवाल बनता वो, क्योंकि जब मैं फ्लूइड में आपको रोजीएच नहीं बताया है तो इससे सवाल नहीं बनता। वो जब हमने प्रेशर पूछा ना कितना प्रेशर लगाएगा, उस सवाल में से पूछ लेता हूं आपसे कि पानी में आप नीचे गहराई में लेके जाते हो, कितनी डेप्थ तक जाना पड़ेगा, तो आप प्रेशर को रोजीएच लिखते हैं, रो की वैल्यू आप जानते हो, पानी की जी जानते हो, एच आ जाता है। पता नहीं सवाल कराया अभी थोड़ी देर पहले, बना बच्चों धीरे धीरे अच्छे पोर्शन पे आ रहा हूँ, उसके 2-4 सवाल भी आपको कराऊंगा, उसी लिए मैं एक्चुअली रोजीएच बताना चाहता हूँ बस। बना बच्चों आपने, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। मुझे एक लाइन बता के बच्चों आपको 2 सवाल कराऊंगा बेटा। सर आप जानते हो यदि आप यहाँ पे हो, आपका इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर बताना है, जो एच डेप्थ नीचे है, पानी आपका भरा हुआ है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा सर आपका रो जी इंटू एच। यदि सर आप एब्सोल्यूट प्रेशर पूछो क्या आ जाएगा सर, बाहर वाला एटॉमिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इसको ऐसा कर देता हूँ मैं सर, ये बी है तो आपका ए के ऊपर ज़्यादा होता है, पी ए माइनस पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रो जी एच। मैं जानता भी हूँ प्रेशर विल इंक्रीज विद डेप्थ, ये जानते हैं ना बच्चों आप। ऐसे एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ बच्चों, आप देखना एक बार बेटा, ऐसा कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, और चाहे बच्चों आपके पास हो ऐसा ऐसा, यदि बच्चों सबकी आपकी हाइट सेम मैंने लिया है, यदि बच्चों सबकी हाइट हमने सेम लिया, सेम में पानी 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 भरा हुआ है, तो बच्चों नीचे वाले कोने वाले पॉइंट पे ए बी और सी तीनों ही पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा बच्चों, सेम। याद है क्या सर, तीनों ही पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आप जानते हो बच्चों। सर हाइट के ऊपर डिपेंडेंट, तीनों की हाइट आपने सेम ली, कैसे ही फिगर हो, बल्कि ऐसा भी नहीं सर कितना भी उठ पटांग सी फिगर हो, सर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये देखता हूँ सर यदि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपको देखना, एच हाइट है तो वो भी आपका सेम आएगा, रो जी एच के बराबर, सही है क्या। ये आप जानते हो बच्चों। मैं अच्छे अच्छे बता, फोर्स अप्लाइड बाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाई प्रेशर क्या आएगा, उसी के 2 सवाल भी आपको करवाने हैं। यदि कोई बोलता अपने पास कंटेनर है बच्चों, ऐसा कंटेनर है, अब 6 सवाल कराना बच्चों, और इसकी हाइट आपके पास h है, h है, वो बोलता बेटा फोर्स अप्लाइड आप बताओ, फोर्स आप बताओ एक बेस के ऊपर आप बताओ बच्चों, और एक फोर्स आप बताओ बच्चों वॉल के ऊपर, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर। ये सीख लेना, ये भी आप जानते हो बच्चों। सर यदि ये आपका एरिया ए है, वॉल का एरिया भी ए मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो सवाल कैसे बनाऊंगा सर, यहाँ पे प्रेशर क्या होता था एंड पॉइंट पे, रो जी एच, सिर्फ आपका एरिया था ए, यहाँ क्या लगे बेटा रो जी एच बाई 2,
बात जानते हो क्या सर? यहाँ पे आपका अलग अलग प्रेशर था, यहाँ कम प्रेशर था 0, यहाँ प्रेशर मैक्सिमम था रो जी एच। तो आपका यूनिफॉर्म वेरिएशन है तो आपको बीच में क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज क्या आएगा बेटा? रो जी एच प्लस 0 डिवाइड बाई 2, वो प्रेशर में लिया है। ये एग्जाम्पल अब आप करना, 3D शेप बना रहा हूँ, यह आप एग्जाम्पल आप करना। एक 3 डायमेंशन शेप में बनाता हूँ ऐसा, वो अच्छे से बना। एक क्यूब है ऐसा अपने पास। अब ये है बेटा, इसके अंदर ये आपको सवाल करना बच्चों, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये वाली लेंथ मैंने बोल दिया a, ये वाली बोल दिया a, और ये वाली बोल दिया 2a। लेंथ दिया बेटा मैंने a और 2a। और बच्चों पानी इसकी हाइट a तो है ही, ठीक है। आपको बताना बच्चों प्रेशर इसके बेस पे क्या लगेगा, इसके बेस पे क्या फोर्स आएगी, और इसकी वॉल पे क्या फोर्स आएगी, आपको बताना। ये आप सोल्व करोगे, पहले वाला मैं लिख लेता हूँ। अब लेना प्रेशर विल इंक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर विल इंक्रीज विद डेप्थ। टॉपिक बना लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। वो एग्जांपल आप नोट करो, इसका आंसर आपको बताना बच्चों। ये डायमेंशन देख लेना बेटे जानबूझ के, ए दिया 2, ये बच्चों बेस एक्चुअली दिखाई दे रहा है, ये साइड में वॉल है ना, अभी जानते हो साइड बेस पे आपको फोर्स बतानी है और आपको वॉल पे। सिंपल लिख दिया मैंने, ये सवाल आपको करना है। दोनों का एरिया मैंने ए माना, इसे सिंपल ए गुणा कर लिया। तो नीचे बेस पे प्रेशर रोजिएज होता है बेटा, बी आपका यदि वॉल पे निकालोगे तो बीच में हाफ आएगा, तो रोजिएज डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया सर? यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा बच्चा, है ना? ये पढ़ा हुआ बच्चा आप लोगों ने? अरे नहीं अच्छे से बताऊंगा, ये आपने पढ़ रखा तो ठीक है। यहाँ पे प्रेशर 0 होता है क्योंकि ऊपर कोई हाइट ही नहीं है। यहाँ पे जैसे नीचे आओगे तो रोजिएज एच लगता बढ़ता गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल रोजिएज। तो इसका वेरिएशन देखता था ऐसे बनता है, यहाँ प्रेशर 0, यहाँ मैक्सिमम, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ा हुआ ऐसे। तो इसका एवरेज लेना तो बीच में ले लो आप h/2 पे, वो लिखा हुआ है। तो हाइट कहीं 0 और यहाँ h है, तो एवरेज हाइट क्या 0 प्लस h डिवाइड बाई 2। हाँ बिल्कुल आधे पे आएगा। इसका आंसर बताओ बेटा, बेस पे क्या आंसर आएगा? रो जी एच। एच कितना बच्चों? हाइट कितना? a है बच्चों। बेस का एरिया क्या लेंगे बेटा? 2a स्क्वायर। वेरी गुड, 2a स्क्वायर आंसर आ जाएगा बच्चों, रो जी 2a क्यूब। वॉल पे कितना आएगा? वॉल के ऊपर रो जी a/2। ये तो क्या बच्चा आपका प्रेशर हो गया। एरिया क्या लेगा बेटा? एरिया क्या लेंगे वॉल का? दीवार का एरिया कौन सा लेंगे? a इंटू ए आएगा बेटा, 2a इंटू ए आएगा। और दीवार मानी ये वाली दीवार की बात कर रहा हूं, ये वाली दीवार की हम बात करते हैं। देखो इसमें क्या है सर, ये आपकी है कोना, ये कोना क्या है? ओरिजिन। एक साइड 2a है बेटा, एक साइड ऊंचाई a है, तो दीवार में क्या आ जाए? 2a और ऊंचाई क्या है? a, वही तो आ जाएगा। और इसका एरिया कितना आएगा? इस दीवार का एरिया आपको निकालना, कितना आएगा सर? फिर वही कहानी, क्या आप प्लेन आइडेंटिफाई करने में असमर्थ हो? हाँ, तो प्लेन को देखने के लिए कोने में जाओ। अरे प्लेन को देखने के लिए कोने में जाओ, कोने में जाके देख लो सर, एक ये वाली लाइन है तो यहाँ 2a है, एक ये वाली है उसमें क्या है a, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2a इंटू ए, दैट इज रो जी ए क्यूब। अरे बात समझ में आई क्या? प्लेन को देख पाने में दिया समर्थ बेटा, कोने में जाके देखो, अपने आप 2 एक्सिस दिखाई देंगी, अपने आप आंसर आ जाएगा। आज के एक सवाल करते हैं बच्चों, जहां जी आएगा ना बेटा, क्योंकि ये अभी पहली बार जी रो जी एच आया है, फिर ये बॉयंसी में भी आएगा। जब जी आएगा ना बेटा, वहां जी इफेक्टिव का रोल बढ़ जाता है, कि वहां पर एक्सेलरेशन की अलग वैल्यू हो जाती है। ये एक्सेलरेशन होगा तो जी को जी चेंज हो जाएगा या बोला जाए तो सूडो फोर्स आने लग जाती है। एक कहानी आपको सुना चुका हूं, कल उसको दोबारा सुनाऊंगा, कि नेट फोर्स के परपेंडिकुलर ही सरफेस होती है। एनएल में समझा रहा था कि आपकी जो वाटर की या लिक्विड की सरफेस है, उसके नेट फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी तभी बनी होगी। एक सवाल और लिखो, देखिए बेटा, लेंथ ऑफ Hg कॉलम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटीएम प्रेशर कर लेना बेटा, लेंथ ऑफ Hg कॉलम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, सिंगल स्टार लगाओ इसके ऊपर बच्चों, क्वेश्चन के ऊपर, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर when it is placed in a lift at rest, रेस्ट को अंडरलाइन करना बेटा, when it is placed in a lift at rest, find out length of Hg column
फाइंड आउट लेंथ ऑफ एच जी कॉलम व्हेन लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में अज्यूम जी इज इक्वल टू 10, मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों आपको इतना समझा दो बेटा, ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए लेना, नीचे जाएगा जी माइनस ए, विद साइन आपको पुट करना। उसने बोला एक्सेलरेशन उसको अंडरलाइन करो, पॉजिटिव आपको लेना, कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? सवाल बनाओ। क्या बच्चों एटमॉस्फेयर में क्या एयर का प्रेशर चेंज हुआ होगा क्या? अरे क्या एयर का प्रेशर चेंज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। क्या डेंसिटी चेंज हुई? नहीं हुई। तो ऐसा कर सकता हूं बच्चों मैं ρ1 g1 h1 इक्वल टू ρ2 g2 h2। रो सेम हटा दो सर, पहले g था और h कितना था बच्चों 76, बाद में क्या बेटा g प्लस a, क्योंकि ऊपर गया h आप नहीं जानते रहे h2। सर ये कितना था 10, ये कितना 76, ये बाद में कितना हो जाएगा सर 10 प्लस 9 और h आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 76 19 इंटू h, h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कितना लेंथ दिखने लग जाएगा? उसी प्रेशर में लेंथ चेंज हो गई। जो 76 होना चाहिए कितना दिखेगा अब अपने को? 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सही है क्या बच्चे? ये मैंने ऊपर नीचे वाला मोशन के कारण वेरिएशन दिखाया है, क्योंकि डेंसिटी बाद में वही, पहले भी वही था, एच परिवर्तन हो जाए क्योंकि जी चेंज हो रहा है।